हेलो स्टूडेंट, मैं आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल बुक्स आर ओनली फॉर रीडर्स पर वेलकम करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमने आपकी ज्योग्राफी की जो बुक है उसका अध्याय 2 लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं। कुछ दिनों से मैं आपको डेली अपडेट नहीं कर पा रही थी, तो आज से हम दोबारा से अपनी किताब के जो छूटे हुए पोर्शन है उसको कंप्लीट करते हैं, उस चैप्टर को पूरा करते हैं आज। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को लाइक नहीं किया है, तो आप आगे की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपको 10 से 15 मिनट या हद से हद 15 मिनट में आपको आपका एक पूरा चैप्टर रिवीजन करने को मिल जाएगा, पढ़ने को मिल जाएगा। और मैं आपको इतनी एश्योरिटी दिलाती हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। इतना बड़ा सिलेबस नहीं है 11th क्लास का, और इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं आपको करा दूँगी, इतनी मल्टीपल टाइम करा दूँगी कि आपको खूब अच्छे से याद हो जाएंगी। बस ये है कि आपको मुझे रोज़ पढ़ना है और डेली पढ़ना है। डेली आपको वीडियो दूँगी मैं, और आपको उससे रोज़ अपने नोट्स बनाने हैं। जिस नोट्स फॉर्म में मैं लिख रही हूँ आपको उसी नोट्स फॉर्म में इनको रेडी करना है। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल नया है और अभी इतने लोग मुझसे नहीं जुड़ पा रहे, कहीं ना कहीं ये होगा कि वो आप पढ़ाती कैसे हैं, आप खुद क्या करती हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरा नाम फरीन है। मैंने ग्रेजुएशन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एमए हिस्ट्री किया है मैंने। मैं 2 टाइम यूपीएससी का एग्ज़ाम दे चुकी हूँ और एक बार मैंने यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम का भी अनुभव किया हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि अपने टाइम को वैल्यूएबल बनाने के लिए मैंने ये एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ और अपनी स्टडी को जारी रख पाऊँ। तो बस ये सब मेरे बारे में था। आप भरोसा करके मेरे साथ जुड़ जाइए और आगे की पढ़ाई हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको अध्याय 2 पढ़ा चुकी हूँ। इसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, जैसे निहारिका परिकल्पना सिद्धांत हम पढ़ चुके, जैसे निहारिका संशोधन परिकल्पना सिद्धांत हम पढ़ चुके। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था बिग बैंग सिद्धांत, हम वो पढ़ चुके हैं। स्थिर अवस्था सिद्धांत हम ये भी पढ़ चुके हैं। लेकिन आज जो हमें पढ़ना है वो ये है कि तारों का निर्माण कैसे हुआ, यानी स्टार फॉर्मेशन किस तरह से हुई है। चलिए अब ध्यान देते हैं कि तारों का निर्माण कैसे हुआ। मैंने आपको बताया है कि ये जो मैं आपको करा रही हूँ एक नोट्स फॉर्म में करा रही हूँ। अगर आप इसी तरह से इन नोट्स को क्वेश्चंस के टाइम क्वेश्चन लगाते हुए इसी तरह से नंबर को देखते हुए लिखेंगे, 2 नंबर में कैसे लिखना है, 4 नंबर में कैसे लिखना है, 6 नंबर में कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। दूसरा, आप देखेंगे जो MCQs आपको मैंने दिए हैं, बहुत कम लोगों ने उनको देखा है, आपके चैप्टर से ही है वो। आपके 15 से 20 जो आएंगे MCQs आएंगे टोटल बुक के। तो आप इन MCQs को मल्टीपल टाइम याद करें, मल्टीपल टाइम लिखें। आप देख रहे हैं कि आपके ज्योग्राफी में 80-95 के आसपास मार्क्स आराम से चले जाएंगे। देखो, अभी तक मैंने आपको बताया कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे बनी। क्या आपने कभी सोचा कि जो तारे हैं, इन तारों का निर्माण कैसे हुआ है ना? क्योंकि तारे जब हम आसमान में देखते हैं, चमकते हैं, चमकीले लगते हैं, हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनका निर्माण कैसे हुआ है? तो एक आपकी किताब के अनुसार देखो, जब भी हम कोई आंसर लिखेंगे तो जो हम सोर्स लिखेंगे ना, नीचे स्रोत क्या है, तो स्रोत में आप लिखेंगे कि NCERT की जो आपकी बुक है उसका नाम लिख देना। अगर आपको अपना ऑथेंटिक आंसर में अच्छे नंबर चाहिए तो सोर्स आपने कहाँ से पढ़ा, तो सोर्स का नाम लिख देना कि NCERT की जो बुक है उसका नाम, और ये आपका सोर्स हो जाएगा। कोई भी आपके नंबर नहीं काट पाएगा कि हाँ इसने ऑथेंटिक लिखा है, बुक का लिखा है, राइटर्स का लिखा है। चलो, जैसे हमने बताया बिग बैंग सिद्धांत जो है ये बताते हैं सारी चीज़ों में विस्फोट हुआ। जितने भी धूल के, गैस के कण थे उनमें विस्फोट हुआ। वो चीज़ें जो थी विस्फोट होने के बाद ग्रहों का निर्माण हुआ, सूर्य का निर्माण हुआ। लेकिन तारों का निर्माण कैसे हुआ? देखिए, बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा का समान रूप से वितरण नहीं हुआ। कहीं ज़्यादा ऊर्जा चली गई, कहीं कम ऊर्जा चली गई, कोई दूर ऊर्जा थी, कोई पास में थी। घनत्व यानी डेंसिटी में भी भिन्नता आई और गुरुत्वाकर्षण में भी भिन्नता आई।
कोई चीज़ अपने आप को, कोई चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगी, कोई चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करने लगी। यानी किस में अंतर आया? पदार्थ की ऊर्जाओं में, डेंसिटी में यानी घनत्व में, और गुरुत्वाकर्षण में बल का जो बल है उसमें कमी आई। इसके बाद क्या हुआ कि आकाश गंगाओं का विकास का आधार बना। पहली बात तो हमें ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा कि पहले आकाश गंगा आई, निहारिका बनी, उसके बाद हमारा तारों का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखो अगर आपसे कोई पूछे कि आकाश गंगाओं का बेस क्या है, पदार्थ में जो ऊर्जा थी उनमें असमान वितरण हुआ, दूसरा उनका जो घनत्व था उसमें भिन्नता आई, तीसरा गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता आई, और इस तरह से आकाश गंगाओं का आधार बना। आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत में क्या कौन कौन सी गैसें थी? हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल थे, और जो संचयन यानी इकट्ठा होने लगे, जिन्हें निहारिका कहते हैं। आकाश गंगा से जो बादल बने, आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत में हाइड्रोजन गैस के जो बादल बने उसे निहारिका कहने लगे, और ये निहारिकाएं लगातार बढ़ती रही, इनके झुंड बन गए। ठीक है, बड़े बड़े झुंड बन गए और गैस के पिंड बने, जिसने तारों का निर्माण हुआ। तो आपको क्या याद रखना है कि तारों का निर्माण कोई एकल प्रक्रिया नहीं है कि बस बन गए। तारों का निर्माण एक निरंतर चलती हुई प्रक्रिया है। ठीक है, जिस तरह हमारी पृथ्वी एक निरंतर प्रक्रिया से बनी है, इसी तरह से। तो बिग बैंग के सिद्धांत आपको याद रखना। उसके बाद क्या कि ऊर्जा और पदार्थों का समान वितरण नहीं हुआ। जब समान वितरण नहीं होता तो जो घनत्व है उसमें भिन्नता आती है, घनत्व के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता आई। जब गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता आई तो आकाश गंगाओं के लिए एक आधार तैयार हुआ। आकाश गंगा की शुरुआत किससे? हाइड्रोजन के बने विशाल गैसों से हुई, और ये विशाल जो गैस है ये इकट्ठा होते रहे, जिससे निहारिका बनी, और निहारिका के बड़े बड़े झुंड बनते रहे। उसके बाद तारों का निर्माण हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि ऐसा माना जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब सालों पहले हुआ। ठीक है, आपको यहाँ ये देखना है कि प्रकाश वर्ष क्या है। देखो प्रकाश वर्ष यानी कि प्रकाश वर्ष जैसे लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष, इस तरह से कोई वर्ष नहीं है। ये दूरी का मापक है, प्रकाश की गति को मापने का मापक है। यानी प्रकाश कितनी तीव्रता से आ रहा है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसको मापा जाता है। ठीक है, चलें आगे। बेटा इनको अच्छे से पढ़ते हुए चलना। जब आप अच्छे से पढ़ते चलेंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा आपके इतने अच्छे मार्क्स कहाँ से आ गए, लेकिन डेली पढ़ना। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम। तारों का निर्माण हमने पढ़ लिया कि पहले हमारी क्या बनी, आकाश गंगाएं बनी। आकाश गंगाओं के बाद क्या बनी आपकी, निहारिकाएं बनी। ठीक है, निहारिकाओं के बाद क्या बना आपका, निहारिकाओं के झुंड बने। ठीक है, झुंड बनने के बाद क्या हुआ, तारों का निर्माण हुआ। ये स्ट्रक्चर भी अगर आप बना दोगे तब भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, अगर इतना भी याद रख लोगे। ठीक है, आकाश गंगा के बनने का कारण क्या था आपको पता होगा, घनत्व में कमी। दूसरा क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल में कमी। ठीक है, तीसरा क्या था, यहाँ देख लेते हैं, ऊर्जा का जो वितरण था वो समान रूप से ना हुआ। ऊर्जा का असमान वितरण, ये किसके बेस हैं, आपकी आकाश गंगा के। ठीक है, आकाश गंगा की शुरुआत में कौन सी गैस मिली, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के झुंड बड़े होते गए, निहारिकाएं बने, निहारिकाओं से तारे बने, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे का ये सीक्वेंस याद रखना। निहारिका के भीतर तारों का निर्माण, ग्रहों का निर्माण जानते हैं। देखो एक चीज़ दूसरी चीज़ से अटैच होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, निहारिकाओं के भीतर तारों का निर्माण हुआ। तो हम जो ग्रह निर्माण पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बेटा स्टेज में, कि ये फर्स्ट स्टेज है, ये हमारी सेकंड स्टेज है, और ये हमारी थर्ड स्टेज है। पेपर में भी आप ऐसे लिख कर आना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखो तारे मूलतः निहारिका के अंदर बने गैस के बड़े बड़े बादल होते हैं। आपको पता है तारे किस में पाए जाएंगे, निहारिका में पाए जाएंगी। ठीक है, पाए जाएंगे।
और बड़े बड़े गैस के बादल होते हैं। जब कोई तारा बनता है तो वह घने गैस के बादल के भीतरी क्रोड बनाता है, अपने अंदर क्या बनाता है, क्रोड बनाता है भीतरी। इस क्रोड के चारों ओर गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क यानी छल्ला होता है, वो बन जाता है। ठीक है, आप ये भी उसमें लिख देंगे, निहारिका के भीतर तारों का निर्माण। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज हो गई, ये आपके तारे निर्माण की फर्स्ट स्टेज है। आपको ये भी निहारिका के भीतर तारे कैसे बनते हैं ये अलग है, इसको आप काट देना, इसको यहाँ लिखना ग्रहों का निर्माण। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, ध्यान रखना आप इस चीज़ को। ठीक है ना, निहारिका के भीतर तारे कैसे बनते हैं, इसको काट। चलो यहाँ से इसको आप फर्स्ट मान लो। जैसे जैसे क्रोड के आसपास की गैस संघनित होने लगती है, संलयन के माध्यम से छोटे छोटे गोलपिंड बनने लगते हैं। इन छोटे पिंडों के ग्रहाणु कहा जाता है। समय के साथ ये ग्रहाणु गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में टकराकर एक साथ चिपकने लगते हैं। ग्रह कितने हैं बेटा, आपको मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, जितने बच्चे कमेंट करेंगे उतना अच्छा होगा, पता चलेगा, इससे ना नॉलेज आपकी स्प्रेड होगी। ठीक है, अब आप यहाँ से जैसे जैसे क्रोड के आसपास की गैस, क्रोड देखो जैसे हमारी पृथ्वी है ना, निचला हिस्सा उसका क्रोड है, ऊपरी हिस्सा जो है उसका परतदार है। संलयन के माध्यम से छोटे छोटे गोल पिंड बनने लगते हैं। इन पिंडों से ग्रहाणु कहा जाता है। समय के साथ ये ग्रहाणु गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में टकराकर चिपकने लगते हैं। देखो यहाँ तुम अपना सेकंड स्टेप ले लो। ग्रहाणुओं का आपस में विलय और संचयन यानी आपस में जुड़ते हैं, चिपकते हैं, जारी रहता है, जिससे अत्यधिक कम लेकिन बड़े पिंड बनते हैं जो ग्रहों में विकसित होते हैं। यह प्रक्रिया टकराव और आसपास के पिंडों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव दोनों से प्रेरित होती है। दोनों क्या करते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। संचयन होगा, विलय होगा, कभी मिल जाएंगे, कभी इकट्ठे होंगे, कभी मिल जाएंगे, कभी इकट्ठे होंगे। तो एक तो आपको याद रखना है कि ग्रहाणुओं का विकास किससे होता है, विलय और संचयन में। ठीक है, इनसे बड़े बड़े पिंड बन जाते हैं और ये प्रक्रिया टकराव और आसपास के पिंडों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव यानी एक दूसरे को खींचते हैं छोड़ते हैं, खींचते हैं छोड़ते हैं, दोनों से प्रेरित होती है। चलिए अब देखते हैं हम कि हमने पढ़ लिया कि संचयन संलयन के माध्यम से जो हमारे ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ है। ठीक है, आपकी किताब में अगला जो दे रखा है वो पृथ्वी का विकास। पृथ्वी का विकास इसको हम पढ़ते हैं, कब हुआ, 4.54 अरब वर्ष पहले। ठीक है, कब हुआ, 4.54 अरब वर्ष पहले। यह पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था कैसी थी, जो हमारी प्रारंभिक पृथ्वी थी उसकी मतलब पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था कैसी थी। देखो वीरान थी, कुछ भी नहीं था पृथ्वी, सिर्फ गर्म आग का गोला था, गर्म थी। विरल वायुमंडल जिसमें सिर्फ कौन सी गैसें थी, हाइड्रोजन और हीलियम। एक नंबर का क्वेश्चन है, लिख के ले लो। ठीक है, कौन कौन सी गैसें थी पृथ्वी में आरंभ में, हाइड्रोजन और हीलियम। समय बीतने के साथ पृथ्वी की विशेषताएं क्या क्या हुई, तो विशेषताएं इस तरह से आप लिख देना इसको अच्छे से। तो देखो स्थल मंडल का विकास भी पृथ्वी पर हुआ है, वायुमंडल का विकास भी पृथ्वी पर हुआ है, जलमंडल का विकास भी पृथ्वी पर हुआ है, और जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी के उद्भव की आखिरी यानी लास्ट स्टेज है, ये सबसे लास्ट में हुआ है। ठीक है, तो हम एक एक दो दो पॉइंट इनका सबका पढ़ लेंगे कि आपके जो आगे चैप्टर्स है उसमें स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल सबके बारे में बहुत अच्छे से दे रखा है। स्थल मंडल का विकास, पृथ्वी का ठोस बाहरी ऊपरी हिस्सा स्थल मंडल कहलाता है, ये याद रखना। जिस पर हमारे घर मकान बने ना, जिन पर हमारे ऑफिस बने हैं, स्कूल्स बने हैं, उन पर पृथ्वी का ठोस होता है। कौन सा हिस्सा है, ठोस है। कौन सा है, बाहरी है, स्थल मंडल कहलाता है। निर्माण देखो घने व हल्के मिश्रण के पदार्थों से बना है। किससे, घने और हल्के मिश्रण के पदार्थों से बना है। बहुत से ग्रहणों के, ग्रहण यानी छोटे छोटे जो कण होते हैं, उनके एकत्रित होने से ग्रह बने हैं। पृथ्वी भी इसी प्रक्रम से होकर विकसित हुई है। ठीक है, जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संतयन इकट्ठा हो रहा था, इकट्ठा होना होता है इसका मीनिंग, तो उन एकत्र होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। इकट्ठा आ रहा था तो उन्होंने किसे प्रभावित किया, पिंडों को प्रभावित किया गुरुत्वाकर्षण के कारण। इससे अत्यधिक ऊष्मा पैदा हुई। इस उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने लगे, जितने भी पदार्थ थे
ये पिघलने लगे। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी द्रव अवस्था में आ गई, यानी मेल्टिंग पॉइंट पर आ गई। और तापमान की अधिकता की वजह से हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ जो थे, हल्के और भारी घनत्व यानी वेट के जो अलग अलग थे, उनमें अंतर आने लगा। और भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के अंदर चले गए क्योंकि मेल्टिंग हो रहा था। और जो भारी पदार्थ के अलावा सभी हल्के पदार्थ थे वो सतह के ऊपरी भाग पर आ गए। समय के साथ ये ठंडे हो गए और पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी के रूप में विकसित हुए, जिन पर हमारा घर, ऑफिस, स्कूल बने, सड़कें बनी हैं। जब ये हल्के और भारी पदार्थ अलग होने लगे तो इसे विभेदन प्रक्रिया का नाम दिया। आपकी बुक में भी एक आंसर है, विभेदन प्रक्रिया क्या है? जब हल्के पदार्थ और भारी पदार्थ अलग अलग अवस्था में आ गए तो उसे हमने विभेदन प्रक्रिया का नाम दिया। अब देखते हैं वायुमंडल का विकास कैसे हुआ। देखो, वायुमंडल जो है ना, पृथ्वी का एक ऐसा मंडल है जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। ठीक है, हम कह सकते हैं वायुमंडल उसे कहते हैं जिसमें सभी गैसें मिश्रित हो। ठीक, पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मुख्य योगदान है, लेकिन पहले बहुत विरल वायुमंडल था, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी। वायुमंडल के विकास की इसमें हम 3 अवस्थाएं दे रहे। देखो, आदिकालिक वायुमंडल, गैस कौन सी थी? इसमें गैसों का ह्रास हुआ। गैस कौन सी थी? हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड स्टेज क्या है? पृथ्वी के अंदर से सभी भाप और जलवाष्प थे। ठीक है, थर्ड स्टेज क्या है? वायुमंडल की संरचना जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित कर दिया। किसने परिवर्तित कर दिया वायुमंडल की संरचना को? जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने इसको संशोधित कर दिया। समझे? देखें, जीवन की उत्पत्ति, मैंने कहा है आपको, वायुमंडल के जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी के विकास की अंतिम स्टेज है। पृथ्वी की उत्पत्ति का आखिरी चरण जीवन की उत्पत्ति तथा विकास है। पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। वैज्ञानिक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को रासायनिक प्रक्रिया बताते हैं, जिसमें सबसे पहले जैव अणु बने और उनका समूहन हुआ। इस समूहन से यानी ग्रुपिंग हुई। किसकी? जो अणु बने थे उनके ग्रुपिंग